लगभग 9 महीने की गरीब गर्भवती सुमित्रा सिलाई मशीन पर भूखी प्यासी कपड़े सिल रही थी। तभी उसकी तीनों बेटियां मोहिनी, वैशाली और निशा स्कूल से घर आ जाती हैं। उन्हें देखकर 4 साल की पीहू कहती है, देखो माँ, पहली दीदी, वैशाली दीदी, निशा दीदी आ गई। अरे आ गई मेरी बच्चियाँ, तुम तीनों को भूख लगी होगी ना? मैं तुम्हारे लिए खाना निकाल देती हूँ। माँ अब बस, आप ये बाकी के कपड़े बाद में सिल लेना। मैं जानती हूँ आपने भी हमारे स्कूल जाने के बाद सुबह से कुछ भी नहीं खाया होगा। चलो थोड़ा सा खा लो ना। सुमित्रा की चारों बेटियों में मोहिनी सबसे ज्यादा समझदार थी। वो अपने घर की गरीब हालत और अपनी गरीब दर्जी माँ के दुख और तकलीफ को अच्छे से समझती थी। सुमित्रा की शादी जगदीश से 12 साल पहले हुई थी, जिससे उसे 4 बेटी मोहिनी, वैशाली, निशा और पीहू हैं। मगर एक बेटे की आस में सुमित्रा 5वीं बार गर्भवती है। माँ, मेरे स्कूल की सारी कॉपी भर गई है, मुझे नई कॉपी चाहिए। वैशाली बेटा, मैंने कल्याणी मौसी के ब्लाउज सिले हैं। उन्होंने कहा है 1-2 दिन में पैसे दे देंगी, तो फिर मैं तेरी कॉपियाँ खरीद दूंगी। माँ, फिर मेरे लिए भी एक जोड़ी मोजे खरीद देना। मेरे स्कूल के मोजे बिल्कुल फट गए हैं, इसलिए मेरी क्लास के सभी बच्चे मेरे फटे मोजे देखकर मुझे बहुत चिढ़ाते हैं। ये सुनकर सुमित्रा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुमित्रा का पति एक नंबर का शराबी था, इसलिए वो दिन भर में जो भी कमाता है वो पैसे पीने के पीछे उड़ा देता है। जगदीश ने कभी अपनी बीवी बच्चों की जिम्मेदारियों को समझा ही नहीं, इसलिए सुमित्रा ने घर से ही दर्जी का काम शुरू कर दिया, जिससे बड़ी ही मुश्किलों से उसके घर का खर्चा चल पाता है। अपनी बेटियों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाने के लिए सुमित्रा दिन रात लोगों के कपड़े सिलती है। अरे सुमित्रा, घर पर हो कि नहीं? जी हाँ, अंदर आ जाइए। अरे कल्याणी जी, आप? मैंने जो ब्लाउज बनाने के लिए दिया था वो सिल गया क्या सुमित्रा? जी हाँ, आपके दिए ब्लाउज मैंने सिल दिए हैं कल्याणी जी, और तुरपाई भी कर दी है, अच्छे से कर दिया है। फिर भी एक बार आप फिटिंग देख लीजिए। अरे सुमित्रा, तुम्हारे हाथों के सिले गए कपड़ों की फिटिंग क्या ही देखना। मैं तो कहती हूँ जब तुम्हें इतनी बढ़िया सिलाई आती है तो अपनी कोई टेलर की दुकान या फिर बुटीक क्यों नहीं खोल लेती हो? फिर तुम अपनी 5 बेटियों को अच्छा भविष्य भी दे पाओगी। ये सुनकर सुमित्रा उदास मन से कहती है, कल्याणी जी, कौन सी माँ अपनी बेटियों को अच्छी जिंदगी नहीं देना चाहती, मगर इस दर्जी के काम से मैं बस इतना ही कमा पाती हूँ कि अपनी बेटियों का पेट भर सकूँ। अपनी गरीब दर्जी माँ की ये बातें दरवाजे के बाहर बस्ता लिए खड़ी मोहिनी, वैशाली और निशा सुन लेती हैं। तुम चिंता मत करो माँ, एक दिन हम तुम्हारे सपने को जरूर पूरा कर दिखाएंगे। ये ले सुमित्रा, सिलाई के पैसे। पैसे लेकर गरीब दर्जी सुमित्रा आंसू भरी आँखों से कल्याणी को देखकर कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कल्याणी जी, आप नहीं जानती इस वक्त मुझे इन पैसों की कितनी ज्यादा जरूरत थी। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। सिलाई के बदले मिले पैसों से सुमित्रा अपनी बेटियों के लिए किताब और मोजे खरीद लेती है। वो दिन भर बस ऊपर वाले से यही प्रार्थना किया करती थी, हे ऊपर वाले, दया करके बस इस बार मुझ गरीब दर्जी माँ को एक बेटा दे देना। ऐसे ही समय बीतता है और सुमित्रा को हर बार की तरह 5वीं बार भी बेटी ही होती है, जिसके लिए उसका पियक्कड़ पति जगदीश उसे बहुत कोसता है। साली तो जैसी औरत पर लानत है, लानत। हर बार की तरह इस बार भी तुझे बेटी ही हुई है। अब मैं तुझे और तेरी बेटियों को कमा कर नहीं खिलाने वाला। जिंदगी भर भी आंखें गड़ा गड़ा कर दर्जी का काम करके भी तो इन 5 में से किसी एक के भी दहेज का पैसा नहीं जोड़ पाएगी। जगदीश की ये बातें गरीब सुमित्रा को पूरी तरह से तोड़कर रख देती हैं।
समय बीतता है। अब 6 महीने बीत जाते हैं। सुमित्रा लगातार लोगों के कपड़े सिलती है। एक दिन जब उसकी तीनों बेटियां स्कूल जाती हैं, तो स्कूल की प्रिंसिपल ललिता जी एक अनाउंसमेंट करती हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। 2 दिन बाद हमारे स्कूल में क्रिसमस का फेयरवेल सेलिब्रेशन है, जिसका थीम है गॉर्जियस लहंगा। इसलिए उस दिन सभी लड़कियां लहंगा पहनकर आएंगी और जीतने वाले को फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के आधार पर इनाम में 50, 25 और 10,000 रुपए दिए जाएंगे। ये सुनकर मोहिनी, वैशाली और निशा आपस में बातें करने लगती हैं। मोहिनी दीदी, अगर हम तीनों ये कंपटीशन जीत गयी, तो वो पैसे हमें मिलेंगे और उससे हम माँ की बुटीक खोलने में मदद कर पाएंगे। ये सुनकर अमीर कल्पना और निधि उन तीनों की गरीबी का मजाक बनाती हैं। अच्छा जी, तो तुम तीनों भीख मंगों को ये लगता है कि ये इनाम तुम जीत जाओगी? फटी चिटी स्कूल ड्रेस पहनकर तो पढ़ने आती हो। तुम्हारी गरीब दर्जी माँ तुम्हें लहंगा कहाँ से दिलवाएंगी? अरे जाओ जाओ, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। वो तीनों उदास मन से घर आ जाती हैं और अपनी माँ सुमित्रा को सारी बात बताती हैं। माँ, तुम हमारे लिए एक सुंदर सा लहंगा खरीद दो ना। मेरी बच्चियों, जब तुम्हारी गरीब दर्जी माँ के पास फुटपाथ से कपड़े खरीदने तक के पैसे नहीं हैं, तो मैं इतने महंगे लहंगे कहाँ से खरीद कर लाऊंगी? ये सुनकर वैशाली और निशा अपनी माँ से नाराज होकर गुस्से में कहती हैं, ठीक है माँ, हम अपना लहंगा खुद ही खरीद कर लाएंगे। चलो वैशाली, हम अपनी ये भरी हुई कॉपी रद्दी वाले को बेच कर आते हैं। हाँ, इससे हमें थोड़े बहुत पैसे तो मिल ही जाएंगे। इतने में कुछ कॉपियाँ हाथों से छूटकर सुमित्रा के सामने गिर जाती हैं और सुमित्रा कहती है, रुको, तीनों को लहंगा ही चाहिए ना? मैं इन कागज से तुम्हारे लिए लहंगा बना सकती हूँ, पर तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। हम आपकी मदद करेंगे ना माँ? फिर तो कागज का लहंगा बनाने में मैं भी आपकी मदद करूँगी। दीदी, घर पर पैसे आ जाएंगे तो हम भी गरीब से अमीर हो जाएंगे। 4 साल की मासूम पीहू के मुंह से ये सुनकर उसकी तीनों बड़ी बहनों और उसकी दर्जी माँ की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। जिसके बाद वो चारों बड़ी सावधानी से साबुत कागज फाड़ फाड़ कर सुमित्रा को देती हैं और वो लहंगा सिलना शुरू करती है। थोड़ी ही देर में कागज का एक लहंगा तैयार हो जाता है। तभी सुमित्रा हिचकिचाते हुए मोहिनी से पूछती है, मोहिनी, बता बेटी, कैसा सिला है ये कागज का लहंगा? माँ, आपने ये कागज का लहंगा बहुत ही सुंदर सिला है, मगर ये बिल्कुल सादा है। मैं कुछ करती हूँ। ये कहकर मोहिनी स्टेशनरी शॉप से कुछ रंग बिरंगे गिलिस पेपर खरीद कर लाती है और उनसे फूल बनाकर कागज के लहंगे पर गोंद से चिपका कर उसे सजा देती है। जिसके बाद उस गरीब दर्जी माँ का सिला हुआ कागज का लहंगा देखने में बहुत ही खूबसूरत लगने लगता है। इसके बाद वो अपनी बाकी की दोनों बेटियों के लिए भी अलग अलग डिजाइन के लहंगे सिलती है, जिसमें से वैशाली के लिए बहुत ही बढ़िया बैकलेस लहंगा सिलती है, तो निशा के लिए कागज से सिंड्रेला लहंगा सिलती है। अगले दिन तीनों सुमित्रा का सिला कागज का लहंगा पहनकर स्कूल जाते हुए अपनी दर्जी माँ के पैर छूती हैं। माँ, अपनी तीनों बेटियों को आशीर्वाद दो माँ। सुमित्रा खुशी भरे दिल से अपनी तीनों बेटियों को रोते हुए आशीर्वाद देती है। तुम्हारी इस गरीब माँ का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है मेरी बच्चियों। माँ, आप 11 बजे से पहले मुन्नी और पीहू को लेकर स्कूल में आ जाना, क्योंकि हमारी जीत का इनाम आप ही को तो मिलेगा। अपनी गरीब दर्जी माँ से ये कहते हुए निशा की आंखों में एक बड़ा विश्वास दिखाई दे रहा था। मोहिनी, वैशाली और निशा जब अपनी माँ का सिला हुआ कागज का लहंगा पहनकर स्कूल में पहुँचती हैं, तो स्कूल की लड़कियों से लेकर टीचर्स और प्रिंसिपल भी उनके कागज के खूबसूरत लहंगे को देखते ही रह जाते हैं।
तभी कल्पना अंदर ही अंदर उनके कागज के लहंगे को देखकर चिढ़ते हुए उनका मजाक उड़ाती है। क्यों रे मोहिनी, तेरी गरीब दर्जी माँ की औकात इतनी भी नहीं थी क्या कि वो तुम्हारे लिए एक लहंगा सिल सके? रद्दी कागज से लहंगा बना दिया। देख लेना, जीतूंगी तो मैं ही, क्योंकि मेरा लहंगा पूरे 50,000 का है, समझी? थोड़ी ही देर में तीनों को स्टेज पर बुलाया जाता है। मैं चाहती हूँ कि मोहिनी, वैशाली और निशा स्टेज पर आ जाएं। हमारे आज के इस गॉर्जियस लहंगा कंपटीशन के विनर हैं सुमित्रा जी की तीनों बेटियाँ, इसलिए मैं ये पैसे इन्हें देती हूँ। जीत की खुशी में उन गरीब बहनों की आंखों में आंसू भर आते हैं और मोहिनी हिचकते हुए कहती है, मैम मैं कुछ कहना चाहती हूँ। माना कि मेरी माँ गरीब है, मुझे गर्व है अपनी माँ पर, जो ऊपर वाली ने हमें उनकी बेटियाँ बनाकर भेजा है। देखो माँ, आपकी तीनों बेटियाँ आपके बनाए कागज के लहंगे पहनकर भी जीत गयी। माँ, अब आपको दिन रात आंखें गड़ाकर थोड़े पैसों में कपड़े नहीं सिलना पड़ेंगे माँ। ये कहते कहते मोहिनी फूट फूट कर रोने लगती है। सुमित्रा आगे आकर उसे गले से लगा लेती है। उन पैसों से सुमित्रा अपना एक बुटीक खोलती है और अपनी बेटियों के लिए सिले कागज के लहंगे के बाद से उसे बहुत सारे ऑर्डर्स आने लगते हैं। आज सुमित्रा ने अपने हुनर और मेहनत से अपने और अपनी बेटियों के लिए एक बड़ा मकाम हासिल कर लिया है। एक गांव में रानी और नीलम नाम की दो सहेलियां थीं। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ती थीं। नीलम बहुत ही लालची और मतलबी लड़की थी, वहीं रानी बहुत ही समझदार और ईमानदार लड़की थी। वो हमेशा दूसरों की मदद करती थी। रानी के पापा राजेश एक जादूगर थे। राजेश बहुत ही अच्छे और नेक दिल के थे। वो अपने जादू से दूसरों की मदद किया करते थे। मैं इस रानी की बच्ची से दोस्ती कर लेती हूँ, फिर इसके पापा से जादू सीखूंगी और देखना, फिर मैं बहुत ही अमीर और शक्तिशाली हो जाऊंगी। ये बात सोचते सोचते नीलम रानी के पास जाती है। अरे रानी, तुम्हारे पापा को जादू करना आता है ना? तो तुम्हें भी आता होगा जादू करना, तो क्या तुम मुझे थोड़ा जादू सिखा सकती हो? अरे नहीं, मुझे तो बस थोड़ा ही जादू करना आता है। और हाँ, जादू सीखना कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। अरे यार, मेरा सपना है कि मैं एक बहुत बड़ी जादूगरनी बनूं। क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकती हो? एक काम करो, तुम अपने पापा को बोलो ना कि वो मुझे जादू सिखाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं अपने पापा से आज बात करूंगी कि वो तुम्हें जादू सिखा दे। रानी कभी कभी अपनी क्लास में बच्चों को जादू दिखाया करती थी। अरे रानी, एक काम करो ना, तुम मुझे गायब करके दिखाओ। रानी अपने जादू से उस बच्ची को गायब कर देती है। ये देखकर सभी बच्चे जोरदार तालियां बजाने लगते हैं। जरा देखो तो इसे, ये पागल छोटा मोटा जादू दिखाकर बच्चों के सामने हीरोइन बन रही है। मैं जल्द ही इसके पापा से जादू सीखूंगी और फिर पूरे गांव पर राज करूंगी। नीलम रानी के पापा से जादू सीखने लगती है और छोटे मोटे जादू करना सीख जाती है। एक दिन, रानी, मुझे तुम्हारे घर पर जाना है। तुम कभी मुझे अपने घर पर क्यों नहीं बुलाती? क्या मैं तुम्हारी अच्छी फ्रेंड नहीं हूँ? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो ठीक है, तुम एक काम करो, आज शाम को मेरे घर पर आओ। नीलम शाम को रानी के घर पर पहुँच जाती है। थोड़ी देर बाद रानी के पापा एक झाड़ू पर उड़ते हुए अपने घर पर आते हैं। अरे वाह, कितनी अच्छी झाड़ू है ये। मुझे भी झाड़ू पर एक बार बैठकर उड़ना है। पापा, आप इसे एक बार इस झाड़ू पर बैठकर उड़ा दीजिए।
मेरी सहेली का बहुत मन है। राजेश नीलम को जादुई झाड़ू पर बैठाकर उड़ाने लगते हैं। अगले दिन वो फिर से रानी के घर पर पहुंच जाती है। वो देखती है कि रानी के मम्मी पापा आज घर पर नहीं थे। अरे वाह, ये तो बिल्कुल सही मौका है। मैं इस रानी की बच्ची को पटा लेती हूँ और इसकी जादुई झाड़ू पर घूम कर आती हूँ। अरे रानी, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो ना? क्या तुम मुझे एक बार फिर से उस झाड़ू पर उड़ा सकती हो? अरे नहीं नहीं, मेरे पापा आएंगे, मैं तब उनसे बोलकर तुम्हें फिर से उड़वा दूंगी। मैंने ये झाड़ू कभी नहीं उड़ाई है। मैं सब समझ गई हूँ, तुम मेरी दोस्त हो ही नहीं। तुम मुझे एक बार अपने झाड़ू पर भी नहीं उड़ा सकती। देखो, तुम गुस्सा मत करो। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। उसके बाद जादुई झाड़ू पर बैठकर रानी नीलम को उड़ाने लगती है। चलते चलते वो दोनों सहेलियां एक पहाड़ी पर पहुँच जाती हैं। वहाँ वो देखती हैं कि उनके सामने एक सोने और चांदी के घर बने हुए थे। चलो नीलम, पापा के आने का समय हो गया है। अगर उन्होंने हमें झाड़ू के साथ देख लिया तो वो बहुत गुस्सा होंगे। अरे चलते हैं ना, इतनी भी क्या जल्दी है। एक बार मुझे इस सोने और चांदी के घर को तो देखने दो। नीलम जिद करके जादुई घर के अंदर चली जाती है। वो दोनों देखते हैं कि सोने वाले घर में बहुत सारे सोने के सिक्के थे और चांदी वाले घर में बहुत सारे हीरे रखे हुए थे। ये देखकर नीलम के मन में लालच आ जाता है। अरे रानी, यहाँ पर कोई भी नहीं है। यार चलो जल्दी करो, हम थोड़े से हीरे उठा लेते हैं। अरे ये तुम क्या बोल रही हो? हमें किसी की भी चीजें ऐसे नहीं उठानी चाहिए। तुम मेरी मानो और चलो यहाँ से। रानी नीलम को अपने साथ ले जाती है, लेकिन नीलम के मन में अभी भी धन दौलत का लालच भरा हुआ था। ये लड़की तो बिल्कुल पागल है। मुझे कैसे भी करके वो हीरे और सोने के सिक्के उठाने ही होंगे, फिर मैं दुनिया की सबसे अमीर लड़की बन जाऊंगी। एक दिन नीलम चुपके से रानी के घर पर जाती है और उसकी जादुई झाड़ू को चुरा लेती है। उस जादुई झाड़ू पर बैठकर वो सीधा उसी पहाड़ी पर पहुंच जाती है। वो सोने वाले घर से बहुत सारे सोने के सिक्के उठा लेती है और चांदी वाले घर से बहुत सारे हीरे उठा लेती है। वो सारी धन दौलत उठाकर वापस अपने घर पहुंच जाती है। तभी वहाँ पर रानी आती है और अपनी जादुई झाड़ू उसके पास देख लेती है। रानी नीलम को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। चोर कहीं की, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू मेरी जादुई झाड़ू उठाकर ले आए? मेरे पापा कब से परेशान हो रहे हैं, तुझे शर्म आनी चाहिए। बदले में नीलम रानी को 2 थप्पड़ लगाती है। अरे मामूली सी घटिया जादूगरनी, मेरे सामने ज्यादा जुबान मत चला। ये पकड़ अपनी सड़ी सी झाड़ू और निकल जा यहाँ से। नीलम धक्के मारकर रानी को घर से बाहर निकाल देती है। दोस्तों, वो सोने और चांदी का घर भैरव और बेताल नाम के 2 भूतों का था। वो दोनों भूत अपने घर में आते हैं। अरे ये देखो, मेरा तो सारा धन चोरी हो गया। क्या? तुम चलो मेरे साथ, मेरे घर में भी जाकर देखते हैं। ये क्या? मेरे घर में भी सारे हीरे चोरी हो गए हैं। आखिर ये चोरी की किसने? जिसने भी चोरी की है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दोनों भाई अपने जादुई गोले में नीलम को चोरी करते हुए देख लेते हैं। अच्छा, तो ये है वो चोर। चलो इसको अब सबक सिखाते हैं। दोनों भूत भाई नीलम के घर पहुंच जाते हैं।
नीलम दोनों भूतों को देखकर बुरी तरह डर जाती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू मेरे घर में आकर चोरी करे? क्या चोर? चोरी? नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। देख लालची लड़की, हमसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना। हमें सब पता है कि तूने हमारे सोने और चांदी के घर में आकर चोरी की है। अब हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नहीं, मैंने सच में कोई चोरी नहीं की। वो तो मेरी दोस्त रानी ने की थी। अरे मैंने उसे बहुत मना किया था, लेकिन वो मानी ही नहीं और सारा धन लेकर उसने अपने घर में छुपा दिया। आप मेरी मानो और सीधा उसके घर में जाओ और जाकर उसे पकड़ लो। मुझे माफ कर दो, मैंने सच में कोई चोरी नहीं की है। दोनों भूत जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। तूने हमें बेवकूफ समझा है क्या? हमें सब पता है कि असली चोर कोई और नहीं बल्कि तू खुद है। अरे लालची लड़की, हमने जानबूझकर अपने सोने और चांदी वाले घर में इतना धन रखा हुआ है ताकि तेरे जैसे लालची लोग हमारे घर में आए और हम उन्हें पकड़कर हमेशा के लिए अपना गुलाम बना सकें। दोनों भाई नीलम को बहुत मारते हैं और उसे पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं और सोने वाले घर के अंदर उसे कैद कर देते हैं। एक दिन रानी और उसके पापा उसी पहाड़ी पर घूमने जाते हैं कि तभी सोने वाले घर से नीलम के रोने की आवाज सुनाई देती है। अरे पापा, ये तो नीलम की आवाज है। पापा, लगता है वो किसी परेशानी में है। चलिए पापा, हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। दोनों बाप बेटी सोने वाले घर के पास जाते हैं कि तभी वहाँ पर वो दोनों भूत भाई प्रकट हो जाते हैं। ठहरो, तुम इस घर के अंदर नहीं जा सकती। देखो, इस घर में मेरी दोस्त है, मुझे उसे बचाना है। हाँ तो ठीक है, अगर तुम मेरे सोने वाले घर में जाओगी तो तुम्हें बहुत सारी धन दौलत मिलेगी जिससे तुम अपनी आगे की जिंदगी खुशी खुशी बिता सकती हो। और अगर तुम मेरे चांदी वाले घर में आती हो तो मैं तुम्हें तुम्हारी दोस्त लौटा दूंगा। मुझे धन दौलत की कोई जरूरत नहीं है, मुझे बस अपनी सहेली को बचाना है, इसीलिए मैं चांदी वाले घर में जाऊंगी। रानी चांदी वाले घर के अंदर चली जाती है। तभी वहाँ पर दोनों भूत फिर से प्रकट हो जाते हैं। तुम बहुत ही अच्छी और नेक दिल की लड़की हो। तुमने धन दौलत का लालच बिल्कुल भी नहीं किया और अपनी दोस्त को बचाने के लिए यहाँ तक चली आई। दोनों भूत अपने जादू से नीलम को प्रकट करते हैं। देख लालची लड़की, आज हम तुझे तेरी दोस्त की वजह से छोड़ रहे हैं, लेकिन अगर आगे से तूने फिर से लालच किया तो तुझे अगली बार इससे भी बढ़िया सजा मिलेगी। नहीं, मुझे माफ कर दो, मैं आगे से सच में लालच नहीं करूंगी। उसके बाद रानी और उसके पापा अपने जादुई झाड़ू पर बैठकर नीलम को अपने घर ले जाते हैं। रानी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ हमेशा गलत किया, लेकिन तुमने फिर भी मेरी जान बचाई। दोस्त, मुझे माफ कर दो। उसके बाद से नीलम और रानी दोबारा से अच्छी सहेलियां बन जाती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।